तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने डिटर्मिनेंट्स की नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब देखो, हमने कल जहां पे जो हमने अपने पार्ट 1 में स्केप किया था, वो ये इक्वेशन हमको मिला था, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को डिटर्मिनेंट्स मिला था और इस साइड में कोई ये डिजिट्स मिले हैं। अब इससे कुछ चीजें हमें हमारे दिमाग में बैठानी है, जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस में, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटेड रहेगा, या फिर जो क्वेश्चंस हमारे आईआईटी या पीईटी में हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या कई बार एमसीए के इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी इसे पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा गौर करना है। बहुत छोटी सी चीजें हैं पर हम इसको गौर नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये कोई एक नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, पर ये कोई एक नंबर होगा, ये कोई एक नंबर होगा, ये कोई एक नंबर होगा, ये कोई एक नंबर होगा। और इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जब सॉल्व होगा तो ये सॉल्व होकर के ये जो भी चीज हमको मिलेगा, ये कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई है, ये कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन हुआ है। अंतोगत जो हमको एक नंबर प्राप्त होगा एट लास्ट, वो कोई एक परफेक्ट नंबर होगा। इससे यह समझ में आता है कि डिटर्मिनेंट जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमको कोई एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। एक चीज बतला दो कि इतना मैंने परफेक्ट नंबर को लेकर के क्यों समझाया, क्योंकि आगे इसी का एक बड़ा भाई कह लो या छोटा भाई, हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। और जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट्स में जो एक परफेक्ट नंबर मिल रहा है, वो आप पाएंगे कि वहां पे परफेक्ट नहीं मिलेगा, वहां पे मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स ही मिलेगा, या कई बार परफेक्ट भी मिल जाता है। तो ये चीजें इसीलिए आपको बतलाई जा रही है कि डिटर्मिनेंट्स में हमेशा आपको एक परफेक्ट नंबर ही मिलेगा और कुछ नहीं। अब देखिए, ये एक चीज हो गया कि ये परफेक्ट नंबर मिल रहा है अपन को। अब ये जो है, ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 कॉलम और 2 रोज हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब देखते हैं कि इसमें कुछ एक चीज बनती है जो हमेशा आगे के थ्योरम्स में, आगे के इक्वेशंस में काम आएंगी, और हमें उसे बहुत गौर करना है, और ये मैट्रिक्स तक काम आएगी और आपके फाइनल ईयर एनफ कॉलेज लाइफ में भी ये उपयोगी होगा। देखिए, यहां पे ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है, ये दोनों को हम कहते हैं डायगोनल। अगर यहां पर से मैं एक लाइन खींचूं, तो ये जो बना, ये हमारा कहलाता है डायगोनल। अब हम ये आता है कि डायगोनल का निर्धारण कैसे करें, तो जो हमारा 1 1 होगा और जो हमारा 1 2 2 होगा, यही डायगोनल होगा। और एक तिरछी रेखा स्ट्रेट ये खिंचाएगी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। कुछ और चीजों को गौर करते हैं। एक तो सबसे पहले इसको बनाते कैसे, एक तो ये हो गया कि ठीक है हमारे डायगोनल मिलता है, पर कई बार हमें जरूरी है कि हर बार ऐसा डायगोनल हमको मिलता ही रहे, हमें बनाना आना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने ये ए लिख दिया, 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 ये ए लिख दिया। ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, इसका स्थान क्या है, ये एलिमेंट है इसका क्या स्थान है, ये एलिमेंट इसका क्या स्थान है, इस सब का निर्धारण होता है। क्योंकि मान लीजिए कि यही एलिमेंट मैं यहां पर और बनाता हूं, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यही एलिमेंट ये बनाया है, पर ए के जगह पे 2 ही लिखा है, ये जगह पे 2 ही रहेगा, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो पूरा खेल गड़बड़ा जाएगा। तो एक नंबर का हमको स्थान निर्धारण करना होता है, इसलिए इसको नामकरण करना पड़ता है। तो ये 1 1 1 2 1 3 इस प्रकार से हम इसे नाम देते हैं। पर ये कैसे चुन लिया भाई कि यही 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, कैसे जाना कि ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 1 2 1 3 होगा, ये 2 1 होगा, ये 2 2 होगा, ये 2 3 होगा। तो इसका एक तरीका होता है। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो चीजें हैं, मान लीजिए एक और उदाहरण कि ये ए है, तो इसे m और n इस प्रकार लिखा जाएगा, जहां पे m हमेशा रो को दर्शाता है और n हमेशा कॉलम को दर्शाता है।
अब यहां एक नया शब्द सुनने को मिला, रो कॉलम। रो और कॉलम क्या होता है, आइए इसी से मैं आपको समझाता हूं। पहले रो और कॉलम क्या होता है, फिर नामकरण में आएंगे। रो, रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं। और याद रखिएगा कि रो इस प्रकार से, ये A11, A12 जो एक टेढ़ी रेखा बनेगी, ये कहलाती है रो। और वहीं जब हम आते हैं कॉलम पे, तो कॉलम को स्तंभ कहा जाता है। और स्तंभ एक सीधा, नाम से भी समझ में आ रहा है, पंक्ति। तो हम बोलते हैं एक पंक्ति में लिखो या एक पंक्ति में कतार बनाओ। स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, हम प्रेयर के समय, असेंबली के वक्त, एक पंक्ति में कतार बनाओ। हम एक के पीछे एक खड़े होकर के ऐसी कतार बना लेते हैं। हमें हिंदी में कहा जाता है एक पंक्ति में लिखो, अर्थात कि एक लाइन में लिखो। तो जब कोई चीज ऐसे एक लाइन में हो तो वो पंक्ति है, रो है। और कॉलम, घर बनता है तो हम बार बार ये नाम सुनते हैं कि कॉलम खड़ा हो रहा है, कॉलम खड़ा हो रहा है। याद रखने के लिए याद रखिएगा, कॉलम हमेशा स्ट्रेट खड़ा होगा। तो ये है हमारा कॉलम। तो कॉलम और रो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉलम बोलूं तो ये कॉलम है, ये कॉलम है। और अगर रो बोला जाएगा तो वो इस दिशा में ऐसा बनेगा। अब आइए इस पे आ जाते हैं। अगर ये पहला वाला हमेशा रो होगा और ये हमेशा कॉलम होगा, तो आइए देखते हैं। ये एलिमेंट के पहले नामकरण करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप लोग मेरे साथ वीडियो को पॉज कर करके खुद सोचिए कि इसका नाम क्या होगा। क्योंकि मान लीजिए कि AMN है, तो M के जगह पे ये कौन से रो पे ये एलिमेंट आ रहा है और N के जगह पे कौन से कॉलम पे ये एलिमेंट आ रहा है। इसको खुद आप लोग पॉज करके सोचिए, फिर मैं बतलाऊंगा। चलिए अब मैं बतला देता हूं। M के जगह पे, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है बेटा, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो होगा। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम होगा। याद रखिएगा, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ। तो इसका निर्धारण करते हैं। क्योंकि पहला रो है तो पहले में रो ही आएगा। ये गलती नहीं करनी है, पहले में कॉलम नहीं लिखना है, पहले रो फिर ही कॉलम। पहले रो फिर कॉलम में भी है, क्योंकि फर्स्ट में है, ये 1 आया। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 1 2 कैसे लिखाया, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। और इस प्रकार से इसका, आइए इन तीनों को भी नामकरण कर देते हैं। ये कौन सा कॉलम है, रो है, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ये थर्ड आएगा। कौन से कॉलम में है ये, तो ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये एलिमेंट, तो ये 1। इसी प्रकार से ये भी थर्ड रो में ही रहेगा और सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। अब यहां से एक चीज और निर्धारण कर रहे हैं कि ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था, जिसको मैंने सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा था। ये हमारे 3x3 का मैट्रिक्स है और ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें भी आइए डायगोनल का निर्धारण कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या होगा, प्रथम से लेकर के अंतिम तक की एक तिरछी रेखा खिंचाएगी, वही डायगोनल होती है। तो ये प्रथम एलिमेंट है हमारा, ये अंतिम एलिमेंट है। याद रखिएगा, ये जो चीजें हैं, कई लोग को यही नहीं मालूम होता कि ये क्या है। ये एलिमेंट कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, एलिमेंट्स कहलाती हैं। तो ये एलिमेंट्स यहां से लेकर के खींचेंगे, ये होते हुए अंतिम तक के जोड़ देंगे और यही इसका डायगोनल कहलाएगा। और ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब कॉलम भी जान लिया हमने, रो भी जान लिया, डायगोनल भी जान लिया, ऑर्डर्स भी समझ गए कि ये सेकंड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस बनाने शुरू करते हैं। क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा। एक चीज और है कि हमेशा डिटरमिनेंट्स एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। कैसे फिक्स्ड वैल्यू, मान लो कि ये A2 था, ये 3 था, ये 3 था, ये 2 था, तो हमें समझ में आता है। चलो इसको 4 कर लेते हैं। तो 3 2 6 और 4 4 2 12। तो 6 - 12 = -6। कोई एक फिक्स्ड वैल्यू हमको मिली, ये कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू ही हमको मिलेगी। ये मैं समझाना चाह रहा था। आइए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, इसका काम तो खत्म हुआ।
ये क्वेश्चन लिख करके मैंने रखा हुआ है। सब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर है, आपको स्पष्ट दिखेगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको कई प्रकार से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इसकी एक्सपेंशन करना है हमको। मैं फर्स्ट रो को लेकर के ही इसको एक्सपेंड करूंगा, वो सरल पड़ता है, फिर आपको हर प्रकार से सिखाया जाएगा अगले वीडियो में। तो देखिए इसको कैसे एक्सपांड करते हैं। ये 2x2 का है, बहुत सरल पड़ेगा। जब हम 3 में आएंगे ना, तब हमको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। आइए पहले 2x2 का मैट्रिक्स को खोलते हैं। हम इसको लेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर रहा हूं, तो 2 को लेंगे, 2 लिखा गया। अब क्या करना होता है हमें कि जिस रो में और जिस कॉलम में ये है, हमें मालूम है कि 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि ये A11 का एलिमेंट होगा। A11 का एलिमेंट होगा, मतलब 1 और 1 रो। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर देंगे, ये छुपा लेना है आपको। अभी आपको प्रैक्टिस लगेगा, पर धीरे से प्रैक्टिस होने के बाद में आप सब समझ जाएंगे। ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, तो जो भी एलिमेंट बचा वो इसके मल्टीप्लाई में जाता है। और फिर एक माइनस का चिन्ह लगता है, और इसके बाद में ठीक जो कि रो के रेस्पेक्ट में एक्सपाउंड कर रहे हैं, इसलिए याद रखना नीचे मत आ जाना, जो यहां लिखेंगे वही एक्सपाउंड होगा। तो -3 के रेस्पेक्ट में आएगा, माइनस का माइनस लगेगा, -3, और फिर इसका भी हमको छुपाना है, तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो A22 का एलिमेंट है। चलिए इसको छुपा देते हैं, ये और ये छुपेगा, तो जो बचा जो दिख रहा है वो 4 है। तो इस 4 को आप यहां पे इसके मल्टीप्लाई पे लिख देंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि सर इतना होल झोल करके आप समझाए, ये तो सीधा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है, 2 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, -3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस लगा दो। हाँ बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही है अभी तक, पर अगर हम इसको हाइड करना नहीं सीखे तो ये 3x3 के मैट्रिक्स में हमको बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि तरीका सही ये नहीं है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा। वहां पे तो 3 एलिमेंट रहेंगे और उसको आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो तरीका ये होता है कि हम एलिमेंट्स को हाइड करते हैं। ये भाग्यवश क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में आ जा रहा है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 18 और 4 3 12 होता है, पर एक माइनस और है और एक माइनस और है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +12 आएगा। 8 2 10 30, ये हमारा एक परफेक्ट डिजिट हमको मिल गया है। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, पर 2 चीजें आपको और बतलानी है। देखिए, एक तो ये हमने इक्वेशन लेकर के चले, ये लिया, पर इसको इक्वल तो लिख दिया, पर क्या चीज मिला है हमको, क्या मिला है हमको। तो एक चीज याद रखेंगे कि इस जो एलिमेंट है इसको हम डी भी मानते हैं, इसको डी से ही डिनोट किया जाता है या फिर डेल से डिनोट किया जाता है। याद रखेंगे इसको डी या डेल से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे इसको डी या डेल से डिनोट करते हैं, डी या डेल से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमको मिला है ये डेल मिला है। इस इक्वेशन को भी डेल लेकर के ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को बाय द वे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए और हमें बतलाइए कि कहां पे कमी रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करेंगे। आइए एक और बेसिक क्वेश्चन है, 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ओमेगा के कुछ बेसिक फॉर्मूले आने जरूरी हैं। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको डेल के इक्वल मान लेते हैं, डेल के इक्वल मान लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से रो के रेस्पेक्ट में मैं एक्सपांड करूंगा, तो यहां 1 लिख दूंगा, इक्वल टू डेल चल रहा है, 1 लिख दूंगा, ये हाइड हो जाएंगे, माइनस ओमेगा बचेगा, फिर माइनस लगता है
और फिर इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे तो ये और ये हाइट हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, तो एक ये ओमेगा और ये जो बचा ये, इससे हमको मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये अब आता है समय फॉर्मूले का, तो आइए ओमेगा के फॉर्मूला में हम घुसते हैं। कुछ एक बेसिक फॉर्मूला में यहां पर ओमेगा का लिख रहा हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। तो उसी से हम इसको लेंगे, यहां पर से ये माइनस दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ध्यान देंगे यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने देता हूं तो ये वाला जो 1 है ये इधर आएगा, -1 बन जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलती है, तो ये ऑलरेडी एक माइनस था और इसकी वैल्यू क्योंकि यहां से हमको -1 मिली है, ये -1 रखाएगी और जो हम लोग का आंसर आएगा वो प्रॉपर एक डिजिट 1 मिलेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे अपने वीडियो के। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको ये है कि आपको आपके 11th का कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं वो होंगे ही, नहीं है तो याद करिए क्योंकि आगे बहुत दिक्कत देगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये हमारा डेल होगा और साइन फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन आएगा, साइन थीटा, ये हाइट होगा तो एक और साइन थीटा मिलेगा अपन को, और फिर एक माइनस लगेगा, ये कॉस थीटा, और ये हाइट होगा तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा में यहां पर आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये फॉर्मूला तो ऐसा फॉर्मूला है मैथ्स में जो आपको याद होना ही चाहिए, हर जगह उपयोग में आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, जिनको नहीं मालूम वो पॉज करके सोच लें, और नहीं मालूम है तो मैं सच कहूंगा 11th की ट्रिग्नोमेट्री एक बार जाइए, पढ़िए, और नहीं अगर बन रहा है आपको या दिक्कत है ही तो कमेंट करिए, हम वीडियो बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, डेल इक्वल्स टू 1। याद रखेंगे 1 कहां से आया, ये आपकी जिम्मेदारी, मैं नहीं बतलाने वाला, इससे ही कहीं से आया है और ये ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा आपको। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे जाएंगे। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो अब मैं कहूंगा कि हमारे डिटरमिनेंट्स के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। याद रखिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जरूर शेयर करें, वो भैया लोग जो एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कॉलेज लाइफ में भी हैं, अगर मैथ्स ऑप्शन है उनका तो उनको दें, क्योंकि उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। हमें पूरी सीरीज लेकर के आने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको फिर 12th में या मैथ्स में कोई प्रॉब्लम रह जाएगी। थैंक्स।